नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद उस पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं और जिनके पक्ष में गए हैं वो एग्जिट पोल, उनको लेकर वो बम भी हो रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले चुनाव में किस तरह से एग्जिट पोल गलत भी साबित होते रहे हैं, लेकिन दावे तो किए ही जा रहे हैं और कुछ और एग्जिट पोल आ रहे हैं। लेकिन 14 नवंबर को क्या होगा और इन एग्जिट पोल को लेकर महागठबंधन के लोग क्या सोच रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि ये एग्जिट पोल्स फिर से गलत होंगे या कोई ट्रेंड इसमें वो पकड़ पा रहे हैं जो उनके हाथ से छूट रहा था? हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती हैं, तो आइए उनसे इस बारे में बात करते हैं। प्रियंका जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। एग्जिट पोल, सारे के सारे एग्जिट पोल महागठबंधन के खिलाफ, कुछ एक दो पोल में क्लोज फाइट है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रही हैं इस तरह के रिजल्ट को भी? ये हमारे प्रो भी दिखाएं या एंटी भी दिखाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कहते हैं ना कि आंकड़ों पे चीजें समझनी होगी, तर्क संगत रूप से चीजों को देखना होगा। एग्जिट पोल जैसा आपने भी बताया, चाहे वो 2015 का विधानसभा चुनाव वो गलत हुए, 2024 में ये लोग तो 400 पार करवा रहे थे, जो एग्जैक्टली बीजेपी का स्लोगन था। दे वर आल्सो शोइंग सम सेम सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना आंकड़ा जो भी आ रहा था दिखा रहे थे। और पर जब हम कहते हैं ना कि आंकड़ों पे ही बात करें, आप देख लीजिए कि इस बार बिहार में 4,98,00,000 से ऊपर वोटिंग हुई, मान लीजिए 5 करोड़ अप्रोक्स में। अब उसका आप 1% भी लीजिएगा तो कम से कम 5 लाख का तो लेना ही पड़ेगा आपको सैंपल। और इनका सैंपल कितना होता है? 10,000, 5,000, मैक्स टू मैक्स जाएगा 20,000, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। अब उसको 243 से भागा कर दीजिए आप, 243 विधानसभा सीट है, 40-50 भी नहीं होगा। तो मतलब पूरे विधानसभा का आप ओपिनियन बना रहे हैं 40 लोग से पूछ करके। लेकिन प्रियंका दूसरी जी, बात, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, क्योंकि मैं प्रोफेसर भी हूँ, तो उसमें कोई जरूरी नहीं होता कि बहुत बड़ा सैंपल हो। उसमें जरूरी ये होता है कि आप जो क्वेश्चनायर है बेहतर ढंग से बनाएं, बहुत परफेक्ट हो, कम सैंपल में भी आप अच्छे ट्रेंड बता सकते हैं। मैं वही आगे इसमें जोड़ने वाली थी, क्योंकि मैं खुद शोधार्थी हूँ और हम लोग एम्पेरिकल डेटा भी लेते हैं और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सारी चीजों फोकस करते हैं। मैं तो अभी सिर्फ क्वांटिटी की बात की, क्वालिटी पे मैं आने वाली थी। अब देख लीजिए कि कैटेगरी कम से कम, अगर आप किसी भी वोटर का जो मन है वो जानने की कोशिश करेंगे या वोट किसको गया है जानने की कोशिश करेंगे, तो आप युवाओं को चुनेंगे। अब क्योंकि जो युवा है उसके मुद्दे अलग होंगे, उसको नौकरी पे बात करनी है, रोजगार पे बात करनी है। महिलाओं का आपने कितना सैंपल लिया? महिलाओं के अपने मुद्दे हैं। आपने बुजुर्गों का, जो रिटायर्ड है, उनके ओपीएस वाले, उनका कितना आपने उनसे पूछा है। फिर आप किसानों के मुद्दे अलग है, उनको एमएसपी चाहिए, आपने कितने किसानों को उसमें जोड़ा है। आपने कितने ज्यादा कहते हैं जो व्यवसायी हैं उनके मुद्दे हैं कि उनको सुरक्षा मिले, जैसे हत्या हो जाती है बड़े बड़े व्यवसायियों की, ये सब लोग के सबके मुद्दे अलग हैं। आप कैटेगरीज बनाइएगा तो 100 से ज्यादा तो कैटेगरीज ही हैं, कम से कम एक एक तो हर कैटेगरी से उठाइएगा। उतने भी लोग नहीं अगर आप एक विधानसभा में जुटा पा रहे हैं तो कैसे भरोसा करे कोई आपके एग्जिट पोल्स पे। और रही बिहार की बात, अब हरियाणा में आपने देखा पूरी तरीके से एग्जिट पोल्स गलत हुए, वेस्ट बंगाल में गलत हुए, लोकसभा चुनाव में गलत हुए, झारखंड अभी तुरंत लेटेस्ट चुनाव हुआ वहां गलत हुए। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दूसरी बात, मैं ये मानती हूँ कि आपने कभी भी आरजेडी को, हमारे दलों को किसी एग्जिट पोल वालों के साथ बैठा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि ना हम फंड करते हैं ना हम उसमें यकीन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता अपने मुद्दों के हिसाब से लोगों को चुनती है। बीजेपी फंड भी करती है, आरएसएस फंड भी करती है, और कई सारे एग्जिट पोल्स जो क्रिएट कर रहे हैं वो तो मात्र एक दिन पहले, मतलब महीने भर पहले बने हैं, 1.5 महीने भर पहले बने, पता भी नहीं चल पा रहा है कि इसका हेड कौन है, कौन इसको लीड कर रहा है, कहीं ये संघ से तो नहीं चल रहा, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो हम इन पे कैसे भरोसा करें? इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो एग्जिट पोल वाले हैं इस बिहार चुनाव के बाद इस बिजनेस से भी एग्जिट कर जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर कोई एक ऐसी एजेंसी जिसकी थोड़ा क्रेडिबिलिटी है, जो काफी अरसे से कर रही है, उसके एग्जिट पोल भी ऐसी लाइन पर आए तब? देखिए, मेरा ये मानना है कि तेजस्वी जी ने भी इसी बात की चर्चा की। कोई भी ये काम कर रहा हो, हम सारी, वो ठीक है, वो अपना पेट चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए, क्योंकि 5 साल के बाद अचानक से ये उग आते हैं। इनको फंगस मानती हूँ, अचानक से उग गए हैं। पूरे 5 साल आप कहाँ गायब रहते हैं? कहीं किसी तरह का सर्वे वगैरह आपका नहीं नजर आता है। सडनली ड्यूरिंग इलेक्शंस, इसका मतलब है कि आप
सट्टेबाजी का बाजार गर्म कर रहे हैं, आप जुएबाजी का बाजार गर्म कर रहे हैं ताकि कुछ लोग इसका बेनिफिट उठा पाए, इस पे पैसे लगा पाए। और हमने देखा है, चाहे वो अमित शाह जी के बेटे ही क्यों ना हो, ड्रीम 11 से लेकर के हमने नहीं देखा उसको प्रचार प्रसार करते हुए। तो सट्टेबाजी करवाना, जुएबाजी करवाना, लोगों की जेबें गर्म करना, पैसा बढ़वाना, ये तो ट्रेंड रहा है बीजेपी का, चाहे उनके बच्चे हो चाहे खुद लीडर्स हो। तो हमारा यही मानना है कि कोई भी दिखाए, हमारे लिए अगर पॉजिटिव भी दिखाता है, ये भी दिखा देता है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो भी हम उनके भरोसे पर नहीं जाएंगे, हम जनता के भरोसे पर जा रहे हैं। इसीलिए हमको पता है कि 18 तारीख को तेजस्वी जी शपथ ले रहे हैं, क्योंकि जनता ने हमें मत दिया है, एग्जिट पोल वालों ने मत नहीं दिया है, जनता ने दिया, इसलिए हम उन पर भरोसा करेंगे। ये बताइए कि ये एग्जिट पोल पर भरोसा न करने की 10 वजह हैं। एक वजह उसमें से ये भी बताई जाती है कि अंत में कोई ऐसा रिजल्ट आने वाला है जिसको जस्टिफाई करना है, एक पूरा नरेटिव बना दिया जाए कि महिलाओं ने वोट डाला है, तो इसीलिए पूरे तरीके से माहौल बनाने के लिए ही तो होता है ये सब। वरना मैं तो खुद पर्सनली अगर आप बोलिएगा तो मैं इसको एक्ट ऑफ टेरर मानती हूँ ऑन इंडियन डेमोक्रेसी, कि आप लोगों का आप वेट भी नहीं कर पा रहे हो कि लोगों ने किसको मत दिया, आप लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हो, साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हो कि जो लोग पोलिंग जो काउंटिंग बूथ जहां होगा उसके बाहर, स्ट्रांग रूम के बाहर जो लोग रहने वाले हैं, जो स्ट्रांग रूम के बाहर ऑलरेडी हैं, वो लोग अपना, वो कहते हैं ना कि वो हतोत्साहित हो जाए, उनका मनोबल टूट जाए और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए कि अरे हम तो पहले से ही हार गए। ये माहौल बनाने की कोशिश है और ये यूं ही नहीं बन रहा है। क्या हमने नहीं देखा गृह मंत्री जी सब काम धाम छोड़ करके यहाँ पटना में बैठे हुए थे, और सब कुछ छोड़ने का नतीजा ही है कि दिल्ली में धमाका हुआ, कितने लोगों को हमने खो दिया। अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हो, कितनी टुकड़ियां आपने बाहर के प्रदेशों से, भाजपा शासन से मुख्य तौर पर आपने बिहार में लगा दी। सब कुछ ताक पर रखते हुए चुनाव इतना जरूरी है कि आप अपने विभाग का काम नहीं कर सकते, अपना विभाग नहीं देख सकते। क्या ऐसे गृह मंत्री देश को चला पाएंगे जो अपना विभाग नहीं देख सकते? सीधी बात है कि बिहार बदलाव देख रहा है, इसी चलते लोग परेशान भी हैं और मीडिया को भी प्रेशराइज किया हुआ है कि इतना से इतना दिखाना है, 160 से 200। हम तो ये कहेंगे आपको कि अगर 250 भी दिखा दे, जितनी सीटें भी नहीं है, तो भी इन पे हंसना नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि ऐसे ही काम करें। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। कल परसा की सीट पे लोग कह रहे थे बीजेपी जीत रही है, लड़ ही नहीं रही बीजेपी, जेडीयू लड़ रही है। विभूतिपुर में कह रहे थे कि आरजेडी आ रही है, वहां हम लड़ ही नहीं रहे हैं, सीपीआईएम के कैंडिडेट है। इनके सब कुछ हवा में चल रहा है, सब कुछ हवा में है। और अब हवा में जो करते थे, मतलब मैं कहती हूँ ना कि न्यूरोटिक साइकोटिक लेवल का चल रहा है, हवा में महल भी बना लिए, उसमें रहना भी शुरू कर दिए। तो मेरा यही मानना है कि जनता इनका जो हवा महल है उसको चकनाचूर करेगी। लेकिन ये जो वोटिंग हुई है और जिसमें ये कहा जा रहा है कि महिलाओं ने बहुत वोटिंग की है और 5-6% के आसपास ज्यादा वोट इस बार महिलाओं ने डाले, और ये सारे वोट जो हैं वो नीतीश कुमार के वोट हैं, और इसीलिए जो एनडीए है उसको एडवांटेज है, एज है। सिर्फ महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, ओवरऑल बढ़ा है, और महिलाओं को ही बढ़ा है, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं कि उनको आ रहा है? मैं इसलिए ये सवाल उठा रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा छठ पूजा बहुत हाल फिलहाल में बीता है, लोग आए थे और तेजस्वी जी ने उनको कहा था कि आप ठेकुआ खा के वापस मत लौटिएगा, रुकिएगा, ताकि प्रवासी जो है उनको दोबारा से बाहर ना जाना पड़े, नौकरी रोजगार करें। उनके साथ परिवार वाले भी तो आए थे, जितने लोग बाहर थे, जो एसआईआर की प्रक्रिया से भी घबराए हुए थे कि हमारा नाम भी वोटर लिस्ट से कट जाएगा, वो लोग भी वापस लौटे, वो अपना नाम जुड़वाने के लिए, वोट देने के लिए, ताकि उनको कहीं कभी बांग्लादेशी ना घोषित कर दिया जाए और जो लोग बाहर हैं वो बाहर दोबारा ना जा पाए। ऐसे लोग आए तो क्या अकेले सिर्फ आए, परिवार वाले नहीं आए? और दूसरी बात कि अगर ये लोग भी मन बनाते हैं, ये लोग डेफिनेटली मन बनाए हैं कि नौकरी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर पूरा बिहार चुनाव हुआ है, आपने देखा है, डाइवर्ट नहीं हुआ। कितना ही प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की, पूरा का पूरा इनका कुनबा कोशिश कर रहा था घुसपैठी के मुद्दे पर, नहीं हुआ चुनाव, रोजगार पे हुआ। तो जब युवा रोजगार के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं, तो क्या उनकी जो माँ है, जो जिन्होंने देखा है ये कि पढ़ लिखने के बावजूद ये बच्चे, उनके बच्चे बाहर के प्रदेशों में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो महिला नीतीश जी को वोट कर देंगी, या उन बच्चों के साथ अपने वो खड़ी होंगी अपने बच्चों के भविष्य के लिए। वो महिलाएं जिनके पति बाहर चले गए, क्या वो नहीं चाहेंगे मेरे पति यहीं पे काम करें? क्या वो महिला नीतीश जी को वोट करेंगी? सबसे ज्यादा अगर कोई पलायन का दंश झेल रहा है इस देश में तो बिहार प्रदेश है, ये सब लोग जानते हैं। छठ पूजा की तस्वीरें, दिवाली की तस्वीरें हम अभी भी नहीं भूले हैं। ट्रेन से गिर कर कट गए 2 लोग मुंबई में, वही छठ पूजा में चढ़ने के लिए ट्रेन पे बाथरूम के हमने सीन्स देखे हैं। हर चौथा पुरुष बिहार से बाहर पलायन किया हुआ है, वो वापस आना चाहता है, तो क्या महिलाएं नहीं चाहती है कि वो वापस आए? मैं मानती हूं कि युवा हो, महिलाएं हो, गरीब हो, वंचित हो, हर तबका, हर व्यक्ति, अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन इस बार महागठबंधन को चुन रहा है, क्योंकि ऐसा कोई नीतीश जी ने काम कर नहीं दिया है जिसको लेकर उनको वोट दिया जाए।
कारण ये है कि बेरोजगारी बढ़ी ही है, घटी तो नहीं ना, पलायन बढ़ा है, घटा नहीं, गरीबी बढ़ी है। सबसे कम अगर प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में किसी की तो बिहारी की है 5500 रुपए, उसमें भी एवरेजिंग करने के बाद। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी के खिलाफ कोई नहीं है। नीतीश जी ठीक के है, खिलाफ मैं समर्थन बताती हूँ क्यों नहीं है। जी तेजस्वी जी को आपने सुना एकदम क्रिटिसिज्म हार्ड लाइन लेते हुए नीतीश जी के खिलाफ। जब ऑपोजिशन ही नहीं ले रहा तो आम जनता क्यों लेगी? और कारण ये है, अगर मान लीजिए आपके घर में अपने बच्चों से मान लीजिए गुस्सा है और बहुत गुस्सा है आप, लेकिन वो बीमार हैं, तो क्या आप वो गुस्सा दिखाते हैं उन बच्चों पे, या लगता है कि नहीं ठीक है बीमार है अभी इसको ठीक होने दो? वही परिस्थिति है। हमने देखा है नीतीश जी स्वस्थ नहीं है, उनको घेरा हुआ है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, मतलब कहते हैं ना कि साक्षात किम प्रमाणम, प्रमाण की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सच है। आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 58 सेकंड, मतलब गिनीज में रिकॉर्ड हो जाएगा ये 58 सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो नीतीश जी खड़े भी नहीं रहे, उनको हटा दिया गया, कुछ बोले तक नहीं। रोड शो भी इसी पटना में हुआ जहां आप हम बैठे हैं, ललन जी खड़े थे बगल में प्रधानमंत्री जी के, नीतीश जी नजर नहीं आए। सीधी बात है, उनको हाईजैक कर लिया गया है। जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं गलत बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हाईजैक कर लिया गया है। 3 लोग हैं जिनके कब्जे में पूरी की पूरी पार्टी है। अब मैं प्रवक्ता हूँ। कौन 3 लोग? संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, ये 3 लोग हैं। अब देखिए ना, खटाखट मीटिंग भी हो रही है, सबके चेहरे पूरे उतरे हुए हैं, पूरा उनके कंट्रोल में ही है। नीतीश जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और वो 3 भी क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? बीजेपी से आए हुए लोग हैं, बहुत मतलब जो भी हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी रहें, इनका यही मैं मानती हूँ। अब देखिए पूरा चुनाव खत्म हो गया, एक ही शब्द इनके डिक्शनरी में ना, नेतृत्व में लड़ेंगे, नेतृत्व में लड़ेंगे, और कुछ आया ही नहीं डिक्शनरी में। बोल सकते थे, सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर सकते थे, नहीं किया, इसका मतलब इच्छा नहीं है ना। तो और खैर अब तो सीएम बनेंगे नहीं तो डिक्लेयर करना ना करना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन ये आपने प्रवासियों का जिक्र किया, हम लोग ने देखा कि ट्रेनें भर भर कर लाई गई, तो आपको नहीं लगता, बिल्कुल, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह से जो पोलिंग करवाई गई है, और पिछली बार भी चुनाव पोलिंग के बाद में जो छेड़छाड़ की गई, 10 से 12 सीटें जो महागठबंधन को मिलनी चाहिए थी, वो उस मशीनरी के बदौलत के एनडीए के खाते में, ये खतरे और ये धांधली आप लोगों ने कितनी पकड़ी है? देखिए, नियम कायदे कानून तो शायद इन पे लागू ही नहीं हो रहे, तब तो ट्रेन भर भर के यहाँ भेज रहे हैं, ट्रेनें स्पेशल चलवाई जा रही हैं। कौन से नियम से ये सब हुआ था? खैर, मैं मानती हूँ कि जिन लोगों को ये लेके भी आए हैं वो उनको ये बेवकूफ़ समझने की गलती कर रहे हैं। वो आएंगे भी तो यहाँ हमें वोट गिरा करके जाएंगे। कारण ये होगा कि वो देख रहे हैं कि चुनाव के वक्त ही उनको पकड़ा गया, लाया गया, इससे पहले न उनकी पूछ हुई ना कुछ खबर हुई। क्यों बाहर गए वो? क्यों किसान यहाँ के बाहर है मजबूर जाने के लिए? बढ़ई यहाँ का क्यों बाहर जाता है? लोहार क्यों बाहर जाता है? ये स्किलिंग अगर हमारे पास है और स्किलिंग डेवलपमेंट कर सकते हैं तो अपने लोगों को क्यों नहीं रोजगार दे सकते? दूसरी बात कि हमने देखा वीवीपैट के मॉक पेपर्स जो फेंके हुए थे, उसका भी तो नियम होता है कि वो सील होगा, ब्लैक एनवेलप में जाएगा और सुपुर्द किया जाएगा, चुनाव आयोग के पास जाता है। वो कहाँ कैसे बाहर आया? और आप कह रहे हैं कि हमने बाद में कार्रवाई की, तो निकला कैसे? वो सवाल तो ये है ना। कोई वो झालमुड़ी का पैकेट नहीं है ना, आप खाया आप फेंक दिया उसको, नॉर्मल चीज तो है नहीं। दूसरी बात कि पिछले चुनाव में जो हुआ हमने देखा, इसी चलते उसे सीख लेते हुए भी हम मजबूती से इस बार लगे हुए हैं। जितना भी काउंटिंग हमारा चलेगा, सब लोग मुस्तैदी से रहेंगे, और जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं हमने इंश्योर किया है कि 100 मीटर के भीतर कोई घुस नहीं पाए, ताकि किसी भी तरीके रिगिंग जो कोशिश करेंगे लोग वो हो ना पाए। आप गलती से सीखते हैं। पिछली बार हमारी सरकार बन चुकी थी, उन्होंने वोट चोरी की, तभी वो संभव नहीं हुआ। इस बार हम एक वोट चोरी नहीं करने देंगे। पर दुख भी लगता है कभी कभी ये सोच करके कि जब आज़ाद भारत हुआ, सब जो हमारे लीडर हुए, सब लोगों को ये सिखाते घूम रहे थे कि वोट दो, वोट से सरकार बनाओ। अब वोट देने का जो चेतना जागृति था, अब हम इस स्तर पे आ गिरे हैं कि अपना वोट बचा लो, नहीं तो चोरी हो जाएगा। ये सब देख के दुख लगता है। ये जो चुनाव था, इसमें एक बार फिर से जंगल राज का एक नैरेटिव बनाया गया, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि अभी भी एक तबका है बिहार में जो लालू राज को उस तरह से देखता है और इसलिए महागठबंधन से भागता है। कौन सा तबका है? अगर आप मुझे बता पाए तो बताइए, ये कौन सा तबका है? क्या वो तबका जिन्होंने ये छवि लालू जी पे थोप दी? वो तबका जो मीडिया जगत का हिस्सा हुआ करता था, उसने एक नैरेटिव बिल्डिंग में काम किया? या वो तबका जो हमेशा से अपना स्टेटस को चाहता था समाज में, उन्हीं की मोनोपोली बनी रहे? वही तबका ना,
क्योंकि आम गरीब वंचित शोषित जिसको अपने पैर से चप्पल अपने माथे पर चढ़ाना हो वो तो लालू जी के काल को जंगल राज नहीं मानता। और अगर आंकड़ों पर भी चले जाइए आप, एनसीआरबी का आंकड़ा, एससीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए, कंपैरिजन कर लीजिए, 100 से 1000 गुने तक की बढ़ोतरी हुई है हर तरह के अपराध में। हर दिन 3 बलात्कार हो रहा है इस प्रदेश में, हर दिन 40 अपहरण हो रहा है। और सबसे भयानक खौफनाक तो ये है कि दहेज के मामले में अगर आप देख लीजिए तो बिहार दहेज के नाम जो हत्या होती है बिहार आज भी नंबर 1 है। हत्या के मामले में बिहार नंबर 2 है। प्रेम प्रसंग में जो हत्या होती है उसके मामले में बिहार नंबर 1 है। हम तो आज भी देखते हैं ना कि जातिगत आधार पे अगर दामाद अति पिछड़ा हो तो जो ससुर है वो उसको गोली मार देते हैं घुस करके। तो क्या वो जंगल राज नहीं है? क्या है वो? अगर ये मंगल है तो जो लोग नैरेटिव बिल्डिंग में हमारे काल को जंगल राज बोलते थे शायद उन्हीं को सिर्फ ये मंगल लग रहा होगा कि आम जो लोग हैं वो परेशान है। मैं व्यवसायियों के बीच में भी गई, अभी मैं मोतिहारी तरफ घूम करके आई, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, हमको नौकरी उतना हम लोग बिजनेस कर ले रहे हैं, हमको बस सुरक्षा चाहिए। तो क्या ये जंगल राज नहीं है? गोपाल खेमका जी की हत्या यही हुई ना, 4 साल पहले उनके बेटे की भी हत्या हो गई ना। उनके भाई लोग कहने कि उनकी मां नहीं चाह रही है कि उनका परिवार का लोग यहाँ पर रहे, तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा बिहार में? अगर बड़े बड़े जितने भी माफिया हैं उनका राज रहेगा तो कोई डरेगा ना यहाँ लगाने में, वरना वसूली करने आ जाएंगे, इतना हमको पैसा दो। जैसे डीके टैक्स चलता है और भी टैक्स चलाएंगे बिहार में। तो अगर और ये जंगल राज बार बार इसीलिए भी करते हैं ताकि हम उसी में अटके रह जाए और जो हम करना चाहते हैं हम वो कर ना पाए ना बता पाए। इसीलिए मैं उस पर डिस्कशन ही नहीं करती, क्योंकि आम जनता जानती है कि वो सामाजिक न्याय का काल था। दैट वाज द एरा ऑफ साइलेंट रिवॉल्यूशन। और उस रिवॉल्यूशन की ही अगर कोई पैदाइश है, उस रिवॉल्यूशन से निकल करके लोग बोल पा रहे हैं, तो उसी का एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। प्रियंका जी, मेरा आखिरी सवाल है जी। कि 14 नवंबर को आप किस तरह के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई सीट नंबर भी आपके दिमाग में है, आपकी पार्टी के दिमाग में है? कि नंबर्स मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, और दूसरा कि मैं शोधार्थी हूं, और कहीं कोई भी आर्गुमेंट देती हूं तो बिना डेटा के आर्गुमेंट देती। सीट्स मैं नहीं बता पाऊंगी। कितनी सीटों पर आप? मैं जानती हूं कि हम आ रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है। एग्जैक्ट आंकड़ा मैं पर्सनली आपको नहीं बता सकती। दूसरी बात की क्या कहते हैं, दूसरी बात की 14 तारीख को बिहार बदलाव इसलिए देखेगा क्योंकि बिहार परेशान है, हर चीजों से परेशान है, और बिहार तो इतिहास लिखने के लिए ही जाना जाता है। और मैं जहां तक जानती हूँ कि देश में कोई सबसे कम उम्र का मुख्यमंत्री हुआ है तो 46 साल के थे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। इस बार कोई होगा तो वो 36 साल का होगा, वो 10 साल कम होंगे, क्योंकि बिहार को हमको 10 नहीं 100 साल आगे लेकर के जाना है। जितना इन्होंने हमें पीछे खींचा है उससे आगे हमको बढ़ाना है। इसलिए 14 तारीख को बिहार चमकेगा, और जिस गति के साथ प्रगति करेगा वो पूरा देश देखेगा। और कोई शंका कुशंका आपके दिमाग में नहीं है? जो है धांधली SIR ये सब। देखिए, SIR में तो वोट कटे हैं, तभी आपको उस दिन दिख रहा था कि लोग परेशान थे। अमेरिका यादव जी हैं, व्यक्ति रो रहे थे, महिलाएं परेशान थी, नाम कट गया है। और हमने पूरी कोशिश की, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी हम केस लड़े, पूरा एंड मोमेंट पर 5-6 दिन पहले ही बस बोला गया कि आधार कार्ड को एज अ 12th डॉक्यूमेंट उसमें ऐड करो, वरना वो नहीं होता। तो सोचिए और कितनी विषम परिस्थितियां थी और कितना खराब उससे निकल करके आता रिजल्ट जो भी आता। पर जिन लोगों के नाम कटे हैं वो तो हमने देखा है उस दिन ना, जानबूझ के कई जगह पे तो जिनका नाम है उनको वोटिंग नहीं गिरानी जाती, कह रहा था कि तुम्हारा वोट गिर गया। पर हमने इन इश्यूज को उठाया। दानापुर में नाव नहीं चल रहा था, राघोपुर तरफ नाव नहीं चल रहा था, उठा रहे थे तो तुरंत ये लोग, कम से कम ये था कि प्रेशर इन पे आ रहा था, तो दे वर शोइंग विजुअल्स की हाँ हम यहाँ वोट देने दे रहे हैं, देखिए हम चलवा रहे हैं। तो सोशल मीडिया और कहते हैं ना कि डिजिटल पत्रकारिता जो है, इनकी क्रांति के चलते ही डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। अगर ये नहीं होता तो इस मजबूती से हम आवाज भी नहीं रख पा रहे होते आप लोग के माध्यम से। तो मेरा यही मानना है कि चीजें हुई हैं गड़बड़ियां, और जिन लोगों का नाम कटा है, हमारी कोशिश भी होगी कि सरकार कोशिश हम करेंगे ही करेंगे, सरकार बनने के बाद सबका हम चेक करवाएंगे, जहां जहां लोग परेशान हुए वो ना हो। और दूसरा कि रिगिंग हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। जी, तो प्रियंका भारती जी का कहना है कि 14 नवंबर को जो नतीजे आने वाले हैं वो एग्जिट पोल्स को झुटला देंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, बिहार में बदलाव होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.